नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण भाग 1। हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे कि अगर हम चाय बना रहे हैं तो चाय की जो पत्ती होती है, चाय की पत्तियों को द्रव पदार्थ से, जैसे कि हमने चाय बनाई तो वो द्रव रूप में है, तो उस द्रव पदार्थ से हम चाय की पत्तियों को चालनी के द्वारा पृथक करते हैं। और फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से, मतलब जो अनाज का कचरा होता है, उससे उसको पृथक किया जाता है। और मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, रेशों से, जैसे कि हमें किसी कपड़े के रेशे बनाने हैं तो रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। वैसे ही हम बहुत सारे घर में भी बहुत क्रियाकलाप करते हैं। मान लो जैसे अगर हमने शिकंजी बनाई है तो शिकंजी से बीज वगैरह पृथक करने के लिए हम शिकंजी को छान लेते हैं। तो हम ऐसे बहुत से रोज़ काम देखते हैं जिसमें चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। यदि हमको आम और अमरूद की फलों से भरी एक टोकरी दे दी जाए और हमें इन फलों को अलग करने के लिए बोले कि भाई आप अमरूद को और आम को अलग अलग करो, तो हम क्या करेंगे? तो हम इस टोकरी में से फलों को उठा कर के अलग अलग बर्तनों में रख देंगे। जैसे कि हमने टोकरी ली, उसमें जो फल थे उन फलों को लिया और एक एक अलग अलग कर दिए। जैसे कि आम और अमरूद थे तो अमरूद को एक अलग बर्तन में निकाल दिया और आम को अलग बर्तन में निकाल दिया। लेकिन अगर हम सोच कर देखें कि हमें रेत और चावल का मिश्रण दे, कि चावल और रेत दे दी हमें मिक्स करके, तो हमें इसको अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम, जैसे हमने फलों को अलग किया था, जैसे अमरूद और आम को अलग अलग उसमें रख दिया था थाली में, क्या हम वैसे चावल और रेत को अलग अलग रख सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा ना, कि हम वैसे उनको अलग अलग नहीं रख सकते। यदि हमें गेहूं और पत्तों का मिश्रण दे दिया जाए, जैसे कि मान लो कुछ पत्ते का बुरादा डाला हुआ है गेहूं के अंदर और हमको ये दे दिया जाए और हमें इसे अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम इसको आम और अमरूद के जैसे अलग कर सकते हैं? क्योंकि फल तो बड़े होते हैं तो इनको आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन कुछ पदार्थ छोटे होने पर इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो इन्हें अलग करने के लिए हम अलग अलग विधियां काम में लेते हैं। जैसे हमने शिकंजी को छाना, और जैसे कि फलों को अलग किया, जैसे कि हमने गेहूं को भूसे से अलग किया। तो प्रत्येक चीज़ को पृथक करने के लिए अलग अलग विधियां काम में ली जाती है, तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पृथक्करण का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ों को, जो 2 या 3 चीज़ें दी हुई होती हैं, उनको अलग अलग करना। तो पृथक्करण की विधियाँ दी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हस्तचयन। हस्त यानी हमारा हाथ होता है, तो हाथों के द्वारा किसी चीज़ का चयन करना, चुनना। तो पृथक्करण की यह सबसे सामान्य विधि है, हस्तचयन। इस विधि के द्वारा हम बहुत सारे पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं। हस्तचयन करने के लिए हम सबसे पहले अनाज लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे घर में कोई भी अनाज हो सकता है। खाना बनाने के लिए जब हम गेहूँ लेके आते हैं तो उन गेहूँ का पहले हस्तचयन करना पड़ता है। तो हम उसमें देखते हैं कि अनाज में सामान्यतः, चाहे किसी भी प्रकार का अनाज हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे और कोई अनाज हो, तो उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसकी भूसी और अलग अलग प्रकार के अनाज के दाने होते हैं। हम इसे सामान्यतः अपने हाथों से बीन करके अलग अलग कर सकते हैं। यह पृथक्करण की विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। सबसे ज़्यादा जैसे अनाज को अगर बीना जाता है तो अनाज को बीनने के लिए मान लो जैसे एक थाली ली, थाली में गेहूँ डाले और उसमें से जो कंकड़ पत्थर होंगे वो हम हाथों के द्वारा निकाल लेंगे और अच्छे अनाज को हम किसी दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। यह विधि सबसे ज़्यादा काम में लाई जाती है। इसे सामान्यतः हमारे माताजी इस विधि का प्रयोग ज़्यादा करती है हमारे घरों में, और इस विधि के द्वारा गेहूँ, चावल, मकई, बाजरा आदि बहुत सारी चीज़ों को पृथक किया जाता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में एक व्यक्ति जैसे थाली में किसी अनाज को लेकर के बैठा है और वो हस्तचयन के द्वारा, जैसे इसमें कंकड़ दिखाए गए हैं काले रंग के, इन कंकड़ों को इन गेहूँओं से अलग कर रहा है। इसे हस्तचयन कहा जाता है। पृथक्करण की दूसरी विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। पृथक्करण की दूसरी विधि है थ्रेसिंग। हमने कई बार खेतों में अनाज के बहुत सारे गट्ठर देखे होंगे। सबसे पहले अनाज को बोया जाता है और उसके बाद में जब ये पक जाता है तो पकने के बाद में इसको काट लिया जाता है और काटने के बाद में उनके बहुत सारे गट्ठर बनाए जाते हैं और अब इन गट्ठरों से अन्न कणों को पृथक करना है तो हम इस गट्ठरों को धूप में सुखाते हैं। जब अनाज के गट्ठर बनाए जाते हैं तो वो गट्ठर थोड़े गीले होते हैं और गीले होने के कारण इन गट्ठरों को धूप में सुखा दिया जाता है, क्योंकि अगर वह अनाज के कण अगर धूप में सूखेंगे तो सूखने से उनके जो ऊपर का कचरा होगा वो भी सूख जाएगा और वो आसानी से हट जाता है। गीला कचरा उससे आसानी से नहीं हटता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, अगर हम घर में लहसुन छीलते हैं तो अगर वो लहसुन का कचरा गीला होता है तो उसको उतारने में परेशानी होती है, लेकिन जब वह लहसुन का कचरा सूख जाता है तो लहसुन की कली से आसानी से उतारा जा सकता है और बाद में इनसे अन्न कण पृथक करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई वस्तु आकार में बड़ी है तो उसको आसानी से पृथक किया जा सकता है, लेकिन जो ये गेहूं की जो डंडियां हैं इस पर जो गेहूं के दाने लगे हुए होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो इन्हें हाथों से पृथक करना, जैसे कि उस कचरे से उस गेहूं के कणों को पृथक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डंडियों से लगे अन्य कणों को पृथक करना थ्रेसिंग कहलाता है। कि जो वो छोटी सी एक डंडी है उसके ऊपर जो कण लगे हुए हैं, अगर उस कचरे से उस डंडी से अगर हम अन्य कणों को निकालते हैं तो वह थ्रेसिंग कहलाएगा। हमने कई बार देखा है कि जब होलिका दहन की जाती है तो उसमें गेहूं की जो बालियां होती हैं, जो डंडियां होती हैं, वह आग में जला करके भून करके खाई जाती हैं, तो वही कचरा उस गेहूं के दाने से अलग किया जाता है और यह बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। इस अलग विधियां काम में भी लाई जाती है थ्रेसिंग के लिए, जैसे कि डंडियों को हाथ से पीटा जाता है। अगर वह गेहूं की डंडियां थोड़ी कम मात्रा में है तो उसे धीरे धीरे हाथ से पीट करके भी कणों को अलग कर सकते हैं, और जब अन्न की मात्रा और ज़्यादा होती है तो इसको बैलों के द्वारा भी पृथक किया जाता है। ज़्यादातर जो पुराना समय था, पहले जब मशीनें ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, तो थ्रेसिंग की विधि है जो जैसे कि अन्न कणों को पृथक करना है उस कचरे से, तो यह कार्य बैलों के द्वारा करते थे ज़्यादातर, मतलब बैलों से काम किया जाता था। और आजकल है अन्न कणों को पृथक करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। हमको पता है कि प्रत्येक चीज़ की मशीन बन गई है, तो ज़्यादातर मशीनों को काम में लिया जाता है ताकि जो कार्य है वो सरलता से पूर्ण हो सके। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि एक खेत में बहुत सारे गेहूं के कण इन डंडियों के ऊपर लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि खेत में, तो खेत में फसल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद में जब गेहूं पक जाते हैं तो पकने के बाद में गेहूं का जो रंग है वो हरे कलर से पीले रंग का हो जाता है और फिर इनको काट लिया जाता है पकने के बाद में। तो काटने के लिए जैसे कि हाथ का भी प्रयोग किया जाता है। पहले सामान्यतः गेहूं को जब काटा जाता था तो हाथों से दंताली के द्वारा काटा जाता था। जो इसके हाथ में, व्यक्ति के हाथ में ये पकड़ा हुआ है, इसको दंताली बोलते हैं। चाकू की जैसी इसकी धार होती है, इसके द्वारा इसको काटा जाता है। आजकल जो गेहूं काटने के लिए मशीनें काम में ली जाती हैं, ज़्यादातर गेहूं काटने के लिए ट्रैक्टर काम में लाया जाता है। और उसके बाद में जब गेहूं को काट लिया जाता है तो काटने के बाद में इससे कचरा पृथक किया जाता है। तो जो थ्रेसिंग के लिए मशीन है उसका चित्र आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फसल रखी हुई हैं जो पक चुकी हैं और यह व्यक्ति उससे अन्न कणों को इसे पृथक कर रहा है, और साइड से जो ये आपको पाइप दिख रहा है इससे ये सारा कचरा पृथक हो जाता है। पृथक्करण की हमारी एक और विधि है जिसका नाम है निष्पावन। तो निष्पावन करने के लिए, ये निष्पावन कैसे किया जाता है उसके बारे में अब पढ़ते हैं। हम रेत और लकड़ी के बुरादे और मिट्टी का मिश्रण लेते हैं। सबसे पहले रेत को लेना है, लकड़ी के बुरादे को लेना है और हम इसका मिश्रण लेते हैं। अब हम इसे पृथक करने का प्रयास करते हैं। इन सब कणों का आकार एक जैसा है क्या? कि मिट्टी तो एकदम दिखने में बहुत महीन होती है, थोड़ा ये लकड़ी का जो बुरादा होता है ये थोड़ा दिखने में थोड़ा मोटा होता है,
तो हमारा उत्तर होगा ना, क्योंकि इन पदार्थों का हस्तचयन की विधि के द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। अगर हमको बोले कि इसको अलग अलग करना है तो क्या हम इसको हाथ से बीन करके अलग कर सकते हैं? क्या रेत को हाथ से बीन सकते हैं या लकड़ी के बुरादे को हाथ से बीन सकते हैं? तो नहीं, इनका आकार इतना बड़ा नहीं है। तो अब इससे जो ये हमारा मिश्रण है इसको हम कैसे पृथक करेंगे? अब हमें इस मिश्रण को पृथक करने के लिए सर्वप्रथम इस मिश्रण को किसी थाली या समाचार पत्र पर लेंगे। जो हमारे वो लकड़ी के बुरादे का और मिट्टी का जो मिश्रण है उसे हमें एक थाली के अंदर लेना है। उसके पश्चात हमें किसी समतल जगह पर जाना है और बाद में नीचे आंगन में कुछ बिछा देना है। चटाई बिछा सकते हैं, कोई बड़ा कपड़ा बिछा सकते हैं और फिर उस कपड़े के ऊपर हमें सीधा खड़ा हो जाना है और जो मिश्रण हमने अपने हाथों में लिया है उस मिश्रण को हमें कम से कम हमारे कंधे की ऊंचाई तक लेके जाना है तथा धीरे धीरे नीचे उसको गिराना प्रारंभ करना है। ऐसा करने से जो भारी पदार्थ होंगे वो तो नीचे गिर जाएंगे और जो हल्के पदार्थ होंगे वो हवा के कारण उड़कर थोड़े आगे की तरफ चले जाएंगे। इस विधि का प्रयोग जो किसान हैं वो भारी गेहूं के कणों और भूसे को पृथक करने के लिए करते हैं। कई बार यह विधि हम अपने घरों में भी काम में लाते हैं कि उसमें जो कचरा होता है वो ज़्यादातर उड़ा दिया जाता है हवा के माध्यम से। तो हल्के और भारी पदार्थों को हवा के द्वारा पृथक करना ही निष्पावन कहलाता है। इस विधि का प्रयोग हमारी माताजी भी घरों में करती हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, निष्पावन किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, घर में हम जो दाल बनाते हैं तो दाल बनाने से पहले हमें दाल को क्यों बीनना पड़ता है, उसको साफ क्यों करना पड़ता है? चौथा प्रश्न हमारा है कि हम हमारे घर में गेहूं तथा भूसे को कौन सी विधि के द्वारा अलग अलग करते हैं? धन्यवाद।